हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जड़त्व के नियम के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूटन के ये नियम से बहुत सारे सवाल कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, आप सभी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि न्यूटन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही प्रश्न को करने वाले हैं जो गति के नियम, जड़त्व के नियम, वेग, संवेग और अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2-3 नंबर का कॉन्सेप्ट किसी भी परीक्षा का क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे वर्क के लिए मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल जो दिख रहा होगा वो दिख रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए आदमी यानी कि यात्री जो होते हैं उनका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? आप भी जब बस में या ट्रेन में बैठते हैं तो आप इस झटके का जो है अनुभव करते हैं। जैसे ही ब्रेक लगता है तो आप जो है एक बार आगे की तरफ जाके वापस सीट पे बैठ जाते हैं, और जब चलने लगता है वापस यह क्रिया एक बार और होता है। तो इसका अनुभव प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में सभी ने किया हुआ है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसके कारण क्या है। क्या वो स्थिरता का नियम है, क्या जड़त्व आघूर्ण है, क्या गति का जड़त्व है, या फिर संरक्षण जड़त्व है? तो इसका सही आंसर जो होगा स्थिरता का जड़त्व। जी हाँ, बॉडी स्थिर रहता है, विराम अवस्था में रहता है, उसी के बाद एक जो है बल उत्पन्न होती है जिसे हम लोग जड़त्व का नियम या जड़त्व बल कहते हैं। वही इसलिए एक का पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। और नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये है जड़त्व का नियम वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? अब क्या अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासन या विसरण? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जी हाँ, जैसे आप दूध से मक्खन निकालते हैं, उस बल में जो है केंद्र बिंदु से बाहर की ओर बल लगता है। और वॉशिंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा, कपड़ा धोने के लिए भी जो वो पॉइंट पे, केंद्र बिंदु पे आपका मोटर होता है जो कि नाचता है और वही बाहर की तरफ बल को लगाता है या फेंकता है, जो भी कह सकते हैं। तो वो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो अंदर की तरफ बल को लगाता है। जैसे जैसे उपग्रहों में ग्रहों की जो है परिक्रमा और इलेक्ट्रॉन का नाभिक जो चारों तरफ घूमता है, साइकिल का मुड़ना, मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल सवार चलता है, वो ये सारे क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। और अपकेंद्रीय बल में बाहर की तरफ बल लगता है, बाहर की ओर। तो इस चीज को आप लोग सही से दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पदार्थ संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, मोमेंटम जो है पदार्थ का, किसी भी पदार्थ के मोमेंटम या फिर वेग कह लें, तो उसमें कौन सा भौतिक राशि का अनुपात प्राप्त किया जाता है? 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, किस प्रकार से करता है? कोई साधारण यंत्र है, किसी भी व्यक्ति का सहायता किस प्रकार से करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वो कम काम करने वाले व्यक्ति का सहायता प्रदान करेगा, या कम बल का प्रयोग करने
करके भी उतनी ही मात्रा में काम कर सकते हैं, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। जी हाँ, कोई सिंपल एक इक्विपमेंट्स है, उसकी सहायता किस प्रकार के व्यक्तियों को करता है। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो क्या कम काम करने के लिए करता है, या कम बल में ज़्यादा काम करने के लिए करता है, या उतना ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में करता है, या उतना ही मात्रा में अधिक तेजी से काम करने के लिए करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि कम बल के प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में कार्य को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिखेगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ये आप लोग सभी बता सकते हैं। क्या बर्फ सड़क से सख्त होती है? सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दाब की इकाई, दाब का मात्रक के बारे में पूछ रहा है। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर। दाब की इकाई क्या होती है? प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन पर वर्ग मीटर, यानी m का स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 के बारे में। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है? प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है? तो अभी अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। यह क्या करता है? अपकेंद्रीकरण करता है, यानी कि इसका कार्य प्रणाली बाहर की ओर बल लगाने का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बल गुणनफल है किसका? बल बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है। बल किसका गुणनफल है? तो प्रश्न संख्या जो है 8 का क्या सही आंसर है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, या फिर द्रव्यमान और त्वरण का, या फिर भार और वेग का गुणनफल, या फिर भार और त्वरण का? किसका गुणनफल है? तो प्रश्न संख्या जो 8 है उसमें सही आंसर आपका होगा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी कि F बराबर जो है m गुने v होगा, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, इस पर तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन देखते हैं इसमें कुछ अलग लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जी हाँ, एक व्यक्ति जो कार में बैठा है, कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, और जो है जब कार सीधी समतल जमीन पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, यही पूछ रहा है। परिवर्तन क्या आएगा? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का क्या होगा आंसर? तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर होना चाहिए क्या होगा? यह आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, आर के बराबर होगा। यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। देखिए इसमें क्या है कि जो सवाल पूछ रहा है उसको ठीक से समझिए। एक कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर जो प्रतिक्रिया है वो आर है। तो जब कार सीधी समतल जमीन पर चलेगी तो अग्र पहिया स्मूथली चलेगा, उसकी प्रतिक्रिया कम होगी, क्योंकि पीछे से ही जो है बल लग रहा है और ये आराम पूर्वक चलेगा, इस पर कोई बल ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए आर से कम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश हो सकता है।
ऊर्जा का ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश होगा। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर आपका ऊर्जा का ना तो सृजन होगा ना तो विनाश होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 के बारे में हम लोग जानते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? क्या वो केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या स्थितिज और गतिज दोनों? इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? तो जब हवा बहती है तो बहेगी तो स्थितिज तो होगी ही नहीं, ये तो होना ही नहीं, वैद्युत होता ही नहीं। हवा में कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता है। स्थितिज और गतिज तो होगा नहीं, इसलिए गतिज यानी कि 11 का बी सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।